YouTube पर हमें बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd और क्लिक कीजिए लाइव पर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि करप्शन, फराइज में गफलत और नाअहली पर आईजी पंजाब ने 36 DSPs को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल होने वालों में लाहौर के 8 DSP शामिल हैं। बता रही हैं करप्शन, फराइज में गफलत और नाअहली पर आईजी पंजाब ने 36 DSPs को मुअत्तल कर दिया और मुअत्तल होने वालों में लाहौर के 8 DSP शामिल हैं। 36 DSPs को मुअत्तल किया गया है। करप्शन, फराइज में गफलत और नाअहली पर आईजी पंजाब की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है और 36 DSPs को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल होने वालों में लाहौर के 8 DSPs भी शामिल हैं। आईजी पंजाब की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है और फराइज में गफलत बरतने और करप्शन की वजह से 36 DSPs को मुअत्तल कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ NRO के सवाल का जवाब गोल कर गए। 24 न्यूज़ के सवाल पर मियां शहबाज शरीफ सवाल का जवाब दिए बगैर ही यहां से चले गए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ NRO के सवाल का जवाब गोल कर गए। लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान 24 न्यूज़ की जानिब से जब मियां शहबाज शरीफ से NRO के बारे में सवाल किया गया तो मियां शहबाज शरीफ इस सवाल का जवाब दिए बगैर ही निकल गए। आज इमरान खान ने कहा है कि आप उनको NRO के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सर NRO के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? हम सब पर, पाकिस्तान पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे और इस दौरान NRO के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो वो सवाल का जवाब दिए बगैर ही यहां से रवाना हो गए। 24 न्यूज़ के सवाल पर मियां शहबाज शरीफ सवाल का जवाब दिए बगैर ही निकल गए। एक तकरीब में शिरकत के बाद मियां शहबाज शरीफ लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। अफीफा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। अफीफा बताएगा, NRO का सवाल किया गया शहबाज शरीफ से लेकिन कोई जवाब ना मिला। बिल्कुल 2 मरतबा सवाल किया गया उनसे NRO के बारे में, लेकिन वो जवाब भी गोल कर गए और उसके बाद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो साथ मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि अब आगे का रास्ता है, आगे जाना है। लेकिन इसके जवाब में उन्होंने ये जरूर कहा कि नवाज शरीफ साहिब की तबीयत तशवीशनाक है और काफी सीरियस भी है और सारी दुनिया जानती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके लिए दुआए खैर की दरख्वास्त की जा रही है। जी ठीक है, अफीफा नसरुल्लाह बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रही थी। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन ज़ाती करप्शन बचाने के लिए सड़कों पर आ रही है, अवाम उनका साथ नहीं देंगे। वो अपोजिशन जमातों को डी चौक में धरने के लिए कंटेनर देने की पेशकश करते हैं। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐवान में उन्हें देख कर अपोजिशन के रंग बदल जाते हैं। अपोजिशन पार्लियामेंट को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। नवाज शरीफ को किस कानून के तहत इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजें? नून लीग 24 साल में ऐसे अस्पताल नहीं बना सकी जहां नवाज शरीफ का इलाज हो सके। शहबाज शरीफ को सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बियाती मंसूबे में बद इंतजामियों से मुतालिक इज़हार लाइल्मी भी किया। कहा अगर पता होता कि सवाल करेंगे तो वो जिम्मेदारों को भी बुला लेते। और वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात पर नून लीग का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म अपनी नाअहली की वजह से अपोजिशन को कंटेनर पर चढ़ाना चाहते हैं। पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम पर सियासत की, अब भी उन्हीं का खौफ खाया जा रहा है। झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। अपोजिशन आपको सियासी शहीद नहीं बनने देगी। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द कंटेनर पर होंगे। इमरान खान ने अपने बयान से अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश की है। अलीमा बाजी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि नैब ने 1.5 घंटा पूछताछ की, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, केस में कुछ है ना उनके पास छुपाने को कुछ, तहकीकात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। नैब में पेशी के बाद उनका कहना था कि पिंडी के हवाले से हमारा तजुर्बा अच्छा नहीं, JIT खुद कह चुकी है कि तहकीकात मुकम्मल नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बिलावल भुट्टो बेकसूर हैं।
सही मैं जाके तकरीबन 1.5 घंटा ठट्टा शुगर मिल के हवाले से मुझे बुलाया था 7 जनवरी 2019 की जजमेंट का। उसमें JIT के वकील ने कहा है कि हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ वो अंग्रेजी उसकी थी सही कंक्लूजन सही कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें और इंक्वायरी करनी है। तो इसका मतलब ये था कि जो कंक्लूजन ड्रॉ की है वो गलत है। मेरा जिस दिन JIT आई उस दिन से मीडिया ट्रायल जो चल रहा है लिखा हुआ है उसमें JIT का वकील कहता है कि गलत कंक्लूजन है। हम कोई कंक्लूजन करेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आ सके। फिर भी मेरा जो मीडिया ट्रायल और ये चल रहा है और आज पहली बार मुझे बुलाया गया, मैं तो बड़ा शुक्रगुजार था कि मेरा मौक़िफ़ भी लिया और JIT रिपोर्ट है ये झूठ पे मबनी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। ये ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी बिलावल बेकसूर हैं और किसके कहने पे उनका नाम डाला गया, उसके बाद भी आगे चल रही है बात तो कुछ मैलाफाइडी नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मैं नैब को यकीन दिला के आया हूँ कि मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूँगा उनकी इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सामने। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी मुकदमे को हर सूरत मुंतके अंजाम तक पहुंचाने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने बरतानवी फौजी और सियासी रहनुमा ओलिवर क्राइम्यूल के मुकदमे का हवाला दिया, जिस पर मरने के बाद भी मुकदमा चलाया गया। अदालत का कहना था बयान रिकॉर्ड ना हुआ तो 1 अप्रैल तक हल निकालेंगे। अमानत कशकोरी की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत की। रजिस्ट्रार खसूसी अदालत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। दरखास्त गुजार तौफीक आसिफ ने अदालत को बताया कि परवेज मुशर्रफ ने अदालत को संजीदगी से नहीं लिया, अदालत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम को ये ऑप्शन नहीं दे सकते कि अपनी मर्जी से अदालत में पेश हों। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा परवेज मुशर्रफ बैरून मुल्क हुकूमत की इजाजत से गए। चीफ जस्टिस ने कहा वकील साहब हुकूमतों की अपनी तरजीहात होती हैं, कोर्ट की तरजीह सिर्फ कानून है। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के सामने 3 ऑप्शन रखते हुए कहा कि परवेज मुशर्रफ आइंदा समाअत पर पेश हों। दूसरा ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाएं। तीसरा ऑप्शन परवेज मुशर्रफ के वकील उनकी जगह जवाब दे दें। चीफ जस्टिस ने परवेज मुशर्रफ के वकील से हल्के फुल्के अंदाज में कहा अच्छा है कि परवेज मुशर्रफ की जगह आप जवाब दे दें, परवेज मुशर्रफ तो मुक्के शुक्के दिखाते थे, ये ना हो अदालत को मुक्के दिखा दें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बरतानवी फौजी और सियासी रहनुमा ओलिवर क्राइमवेल के मुकदमे का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ओलिवर क्राइमवेल ने एक पार्लियामेंटेरियन को बाहर फेंका और इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की थी। जब वो इक्तदार में ना रहा तो पार्लियामेंट ने गद्दारी का मुकदमा चलाने का फैसला किया। इसी दौरान क्राइमवेल फौत हो गया। तब फैसला किया गया कि क्राइमवेल के ढांचे को अदालत में पेश किया जाए। सवाल पैदा हुआ ढांचे से कैसे पूछा जाए कि जुर्म कबूल करता है या नहीं। फैसला हुआ ढांचे की खामोशी से ये तासुर लिया जाए कि मुल्जिम नॉट गिल्टी प्लीड कर रहा है। बिलाखिर अदालत ने ढांचे को फांसी पर लटका दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 28 मार्च को मुकदमा खसूसी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट खसूसी अदालत के अख्तियारात को सलब नहीं करना चाहती। ट्रायल कोर्ट बयान रिकॉर्ड करने से मुतालिक अपने तौर पर फैसला करे। अगर ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं करती तो 1 अप्रैल को हम इस मसले का हल निकालेंगे। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने कहा 1 अप्रैल को जस्टिस याह्या अफरीदी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी खसूसी अदालत में बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। अदालत ने मुकदमे की समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अमानत किशकोरी 24 न्यूज इस्लामाबाद। खबर देंगे आपको कराची से, जिसके इलाके गुलशन इकबाल की एक बिल्डिंग में आग लगने के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में मालिक या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बजाय सिर्फ इमारत के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन में कहा गया है कि बिल्डिंग की तामीरात खिलाफ कवानीन थी। मजीद भी जानेंगे समर अब्बास से। जी समर। हाँ जी बिल्कुल, देखें 21 मार्च को गुलशन इकबाल में बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसके बायस जो है 2 अफराद जो हैं वो छलांग लगाने के बायस अपनी जान से गए, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने थाना अजीज़ भट्टी थाने में जो है इसका मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 177/19 दर्ज किया गया, जिसमें दफ़ात शामिल की गई हैं। 337, 322, 436 और 427 शामिल हैं। पुलिस ने FIR में मुतलका जो इदारे थे जिन्होंने NOC दिए हैं,
के इलेक्ट्रिक, KBCA, फायर ब्रिगेड या जो दीगर इदारे हैं जिन्होंने NOC दी इस बिल्डिंग के बनाने में, जो कि खिलाफ कवानीन ये बिल्डिंग बनाई गई, उन इदारों के जो है तमाम इदारों के नाम लिखेंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ना ही बिल्डिंग के मालिक का नाम FIR में दर्ज किया गया और ना ही इन इदारों के जो सरबराहान हैं या जो ज़िम्मेदारान हैं उनका नाम दर्ज किया गया है। तमाम चीज़ें जो हैं वो तफ्तीश के लिए छोड़ दी गई हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस आया तफ्तीश के बाद इनको नामजद करती है बिल्डिंग के मालिक को या दीगर इदारे के लोगों को, या जो है इन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। जी, फैसलाबाद से जहां थाना झंग बाजार के इलाके में बेटे के मुबैना फायरिंग से मां जाँ बहक हो गई। मकतूला के वरसा कहते हैं कि हिना का कत्ल उसके शौहर रिजवान ने किया। पुलिस ने भी तहकीकात शुरू कर दी। फरजाना सद्दीक की रिपोर्ट में मजीद जानिए। थाना झंग बाजार के इलाका लियाकत टाउन में 26 साल हिना फातिमा का कत्ल मुअम्मा बन गया। शोहर का कहना है कि 7 साल बेटे अजान ने पिस्तौल खिलौना समझ के वालदा पे ताना और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी वालदा के सर पे लगी, जिन्हें फौरी तौर पे अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो रास्ते में ही जाँ बहक हो गयी, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को मार्चरी मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शोहर रिजवान और बेटे अजान के बयानात में तजाद है, ताहम तफ्तीश जारी है। फातिमा जिसकी डेथ हुई है, इसके हस्बैंड का मौकफ है कि इसके बेटे 7 साल के किससे चल गया और उसकी डेथ होगी, लेकिन अभी हालात मशकूक है, हम चेक कर रहे हैं। ये फॉरेंसिक लैब की भी आ गई है। दूसरी जानिब मकतूला की बहन ने इल्जाम आयद किया कि उसे उसके शोहर रिजवान ने ही कत्ल किया। इनके मुताबिक घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, लेकिन हिना ने 3 बच्चों की खातिर समझौता किया रखा। हिना की 8 साल कबल रिजवान से शादी हुई थी और वो 3 बच्चों की माँ थी। बहन को ये धमकी दिया करता था, उसे मारने की कोशिशें किया करता था, क्योंकि ये कोई काम नहीं करता था और गैर औरतों के साथ ताल्लुकात थे। मेरे घर में आती थी, रहती थी और चले जाती थी, क्योंकि वो मेरी बहन मुझे कहती कि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल आप नहीं खराब कर सकती। मामला क्या है? कत्ल शोहर ने किया या बेटे से गोली चली? पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं, वजीर आला की चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर आमद मरीजों और तीमारदारों के लिए जहमत बन गई। मरीजों के तीमारदारों को वजीर आला की आमद के बाद बाहर ही रोक दिया गया। बच्चा अंदर बीमार है, जाने दें, खातून तीमारदार की दुहाई। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि वजीर आला दौरा कर रहे हैं, जाएंगे तो अंदर जाने की इजाज़त होगी। वजीर आला पंजाब की चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर आमद मरीजों और तीमारदारों के लिए जहमत बन गई। तीमारदारों को अस्पताल के बाहर ही रोक दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। और पेशावर से आपको खबर देंगे, जहां लेडी रीडिंग अस्पताल के शोबा इमराज कल्ब में ज्यादा अमवात की वजह सर्जन्स को करार दिया गया। 4 डॉक्टर्स के ऑपरेशन करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर इमरान खलील, डॉक्टर मोहम्मद इब्रान, डॉक्टर जावेद नवाब और डॉक्टर मुराद अली शाह किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं करेंगे। अस्पताल इंतजामिया ने 3 सीनियर डॉक्टर्स को भी 3 माह की वार्निंग दे दी, जिनमें डॉक्टर अब्दुल मालिक, डॉक्टर अजब गुल और डॉक्टर रियाज अनवर शामिल हैं। अब आपको बताएं, जिला मोहम्मद और खैबर में खासादार और लिवीज फोर्स ने इंसदादे पोलियो मुहिम का बाइकआउट कर दिया। खासादार और लिवीज फोर्स का कहना है कि नए निज़ाम के तहत हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है, इसलिए हम इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी नहीं देंगे। जिला खैबर के इलाके मुलागोरी में पोलियो वर्कर्स ने सिक्योरिटी के बगैर फील्ड में न जाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से पोलियो मुहिम रुक गई है। मोहम्मद में खैबर में और ज़िला मोहम्मद में खासादार और लिविज फोर्स ने इंसदादे पोलियो मुहिम का बॉयकॉट कर दिया है। उनका ये कहना है कि नए निज़ाम के तहत हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है, लिहाजा पोलियो मुहिम में सिक्योरिटी नहीं देंगे। शीमेल एसोसिएशन के सरबराह अल्मास बॉबी ने लाइफस्टाइल तब्दील कर दिया। अल्मास बॉबी का कहना है कि उन्होंने बाल कटवाकर मर्दाना कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। मस्जिद में जाकर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है। ये बात उन्होंने 24 न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान जावेद से गुफ्तगू करते हुए कही।
جی بالکل، تبدیلی حکومت کے بعد شیمیل ایسوسی ایشن بھی تبدیلی کے راستے پر چل پڑی ہیں اور شیمیل ایسوسی ایشن کی سربراہ الماس بوبی میں بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ تبدیلی کیا آئی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں الماس بوبی۔ آپ مجھے یہ بتائیں جی، کیا تبدیلی آپ میں آ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے، جو مسلمان کا ایک فرض ہوتا ہے، جب بھی اس کی آنکھ کھل جائے غفلت کی نیند سے تو وہی سمجھے اسی وقت اس کی زندگی شروع ہوئی ہے۔ صبح اٹھ کے ایک دن مجھے ایسا ہوا کہ نہیں، میں نے سب زیور اتار دیا، نیلز کاٹ دیے، بال کٹوا دیے، اور میں نے فوراً جا کے نہا کے کپڑے پہن کے، میرے پاس یہ سفید ایک کرتا تھا، ایک دو دوسرے والے، جا کے مسجد میں، اور اس دن سے آج تک میری ایک نماز مس نہیں ہوئی ہے، 5 وقت نماز، اور میری کوشش ہوتی ہے باجماعت جا کے مسجد میں پڑھوں۔ جمعہ بھی جا کے میں نے مسجد میں پڑھا ہے، اور اللہ پہ یقین جانیے گا عثمان صاحب، خدا گواہ وہ نیلی چھتری والا جس کے نیچے ہم کھڑے ہیں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دن کا مجھے اتنا سکون ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں جیسے۔ 5 وقت باجماعت نماز بھی ادا کرنی ہے، جس کی وجہ سے ان کو خاصا سکون ہے، اور اس سال یہ حج کی سعادت بھی حاصل کرنے جا رہی ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں، اہم خبر آپ کو دیں کہ NFC ایوارڈ پر وفاق اور صوبوں کے درمیان مذاکرات 29 مارچ کو ہوں گے۔ NFC ایوارڈ پر مذاکرات لاہور میں ہوں گے۔ صوبائی ورکنگ گروپس اپنی رپورٹ پیش کریں گے، تو آپ کو بتا رہے ہیں NFC ایوارڈ پر وفاق اور صوبوں کے درمیان مذاکرات 29 مارچ کو ہوں گے۔ NFC ایوارڈ پر مذاکرات لاہور میں ہوں گے۔ صوبائی ورکنگ گروپس اپنی رپورٹس بھی پیش کریں گے۔ اجلاس وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت ہوگا، 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ وقاص، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی، ایوارڈ پر وفاق اور صوبوں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ لاہور میں ہوگا، اور 29 تاریخ کو 4 صوبوں کے وزراء خزانہ اور وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر جو ہیں وہ لاہور پہنچیں گے، جس میں NFC ایوارڈ کے اوپر مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں 4 جو ورکنگ گروپس بنائے گئے تھے وہ اپنی رپورٹس پیش کریں گے، اور ان رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد 6 ہفتے بعد دوبارہ ایک اجلاس ہوگا، جس میں جو کہ کوئٹہ یا پھر پشاور میں ہو سکتا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ورکنگ گروپ جو بنائے گئے تھے انہوں نے اپنی رپورٹس تیار کر لی ہیں، اور صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کی طرف سے کچھ نئے جو مطالبات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ خاص طور پر صوبہ سندھ جو ہے وہ اس اجلاس میں اب تک اس کو تقریباً 100 ارب روپے کے فنڈ جو کہ کم ادا کیے گئے ہیں اس کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا، جبکہ صوبہ بلوچستان اپنے 3 نئے مطالبات پیش کرے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس کے بعد جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں NFC ایوارڈ کے اوپر اچھی خاصی پیش رفت ہو چکی ہوگی، جو کہ اور وفاقی وزارت خزانہ کی یہ کوشش ہے کہ 30 جون سے قبل وفاق اور صوبوں کے درمیان جو محاصل کی تقسیم ہے اس کا کوئی نیا فارمولہ تشکیل دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقاص عظیم، اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور کچھ معاشی اعشاریوں کی بات کریں تو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی برقرار ہے، کاروبار بھی پہلے سے 33% کم ہوا، سرمایہ کاروں کے 79 ارب روپے ڈوب گئے۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 403 پوائنٹس کی کمی سے 38,128 پر بند ہوا۔ ہفتے کے پہلے روز سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، لیکن فروخت کے دباؤ سے ٹریڈنگ کے دوران مندی بڑھتی ہی رہی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 403 پوائنٹ کی کمی سے 38,128 پر بند ہوا۔ 322 کمپنیوں کے شیئرز کاروبار ہوا، صرف 61 کی قیمت میں اضافہ ہوا، جبکہ 241 کی قیمت میں کمی ہوئی۔ شیئرز کی خریداری میں 33% کمی ریکارڈ کی گئی، مجموعی طور پر 5 کروڑ 64 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ میں سپرد خاک کر دیا گیا، نماز جنازہ میں سیاسی شخصیات سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں مسجد میں فائرنگ کے واقعے میں شہید سید اریب احمد کی نماز جنازہ FB ایریا سنگم گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ جبکہ تدفین سخی حسن قبرستان میں کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، ارشد وورا، تحریک انصاف کے MNAs کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی جنازہ گاہ پہنچے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ کرائسٹ چرچ واقعے کے بعد اسلام کا ایک روشن چہرہ سامنے آیا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مغرب کو اب اسلام فوبیا کی طرف توجہ دینا ہوگی، باہمی اتحاد سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اریب کے والد کی جانب سے اریب کے نام سے یونیورسٹی بنانے کی خواہش کی بھی نشاندہی کی۔ اریب کے نام کی یونیورسٹی بنانے کی بات کی، یہاں زبیر بھائی موجود ہیں PMLN کے،
تو انشاءاللہ یہ بھی اس کی تائید کریں گے, یہ بھی بات کریں گے, اور ہم ان کے والد صاحب نے جو ہم سے کہا ہے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. شہید اریب احمد کو سخی حسن قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر حبیب خان کے ساتھ سجاد علی، 24 نیوز، کراچی. اور اب آپ کو بتائیں گجرانوالہ کے اسکول کے گرنے والے دیوار کی ایک اور فوٹیج سامنے آ گئی ہے. گجرانوالہ میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا. ایک اسکول کی دیوار گر گئی تھی. گجرانوالہ میں اسکول کی دیوار گرنے کی اب یہ ایک اور فوٹیج سامنے آئی ہے. کہیں حادثہ نہ ہو جائے. اسٹیج سیکرٹری کے منہ میں یہ الفاظ منہ میں تھے کہ دیوار گر گئی. یہ گجرانوالہ میں واقعہ پیش آیا تھا جس کی ایک اور فوٹیج سامنے آئی ہے. اور اس حادثے میں ٹیچر سمیت 8 بچے جاں بحق ہوئے تھے. گجرانوالہ کا یہ واقعہ تھا اور اس کی یہ ایک اور فوٹیج اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ منظر عام پر آئی ہے. خبر ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین خارجہ امور کی نمائندہ فیڈریکا موگرینی کی ملاقات ہوئی. GHQ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی اور علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی. یورپین یونین کی نمائندہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپین یونین خارجہ امور کی نمائندہ فیڈریکا موگرینی کی ملاقات ہوئی. GHQ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی اور علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی. اور سعودی عرب میں اب سعودی شہری اور تارکین وطن اپنے قریبی عزیزوں کے لیے عمرہ ویزا جاری کرا سکیں گے. نئے قانون کے مطابق دونوں کو 3 سے 5 رشتہ داروں کے لیے عمرہ ویزا جاری کروا سکیں گے. یہی نہیں بلکہ غیر ملکی اپنے اقامے پر 3 سے 5 عزیزوں کے عمرے کے ویزے جاری کروا سکیں گے. آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں اب سعودی شہری اور تارکین وطن اپنے قریبی عزیزوں کے لیے عمرہ ویزا جاری کرا سکیں گے. نیا قانون جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق دونوں کو 3 سے 5 رشتہ داروں کے لیے عمرہ ویزا جاری کروا سکیں گے. پاکستان کا امن کی جانب ایک اور بڑھتا ہوا قدم. کرتارپور راہداری کے بعد بھارتی ہندو کمیونٹی کے لیے بھی خوشی کی خبر ہے. اور اس بلیٹن سے اتنا ہی.